हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, एग्ज़ाम पास एकेडमी के साथ यदि आप लोग बने रहेंगे तो सभी लोग एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए एग्ज़ाम पास एकेडमी के साथ और पूरा वीडियो एंजॉय करते हुए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, शुरू करते हैं। और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न हमारा है, और इसके पहले हम लोग सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोग यदि चाहें आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर अपना बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो चलिए आप लोगों का समय शुरू होता है। यदि पता है आप लोगों को तो बताएं। क्या अर्थ है आर्य शब्द का? तो चलिए हम बता रहे हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, और यदि संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति। लेकिन हमें ज़्यादातर इसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो हम लोग बताएंगे श्रेष्ठ। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, उत्तर वैदिक काल की समय सीमा कितनी है? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितनी है। तो दोस्तों, हिस्ट्री में वैसे तो प्राचीन इतिहास में जो तिथियां हैं, समय है, थोड़ा अपवादित है, लेकिन फिर भी जहां तक आप लोग कोशिश करें कि सारी तिथियां आप लोगों को याद रहें, क्योंकि तिथियां पूछी जाती हैं। ठीक है, और यदि आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो हम शुरू से ये आपका जो पाषाण काल होता है, इसको जो आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल आता है और ऐतिहासिक काल आता है। सबका समय सीमा हम आप लोगों को याद करवा देंगे। ठीक है, यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे और सबका समय सीमा याद करवा देंगे। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वैदिक काल का जो समय सीमा है ऊपर लिखा भी गया था, आप लोग देखे नहीं होंगे शायद। तो वैदिक काल का जो समय सीमा माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब इसी में से आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपका ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वैदिक काल होता है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक है, आपका इसी तरह हम पूरी हिस्ट्री का समय सीमा आप लोगों को याद करवा देंगे। आप लोग को यदि ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, आप लोग का ये समय सीमा क्लियर हुआ। तो इसमें आपका उत्तर वैदिक काल का समय सीमा पूछा है, तो इसमें आपका सही रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्न में से क्या आर्यों के बारे में सही नहीं है? आर्यों के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, वह संस्कृत जानते थे, सही है कि गलत है। दूसरा है, घुड़सवार जानते थे, अर्थात घोड़े की सवारी करते थे। आर्य कई झुंड में भारत आए थे। उसके बाद लास्ट वाला है, आर्य नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा गलत है? यदि आप लोग को पता हो तो आप लोग भी बताएं कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया गया था, इसीलिए हम कह रहे हैं सारा वीडियो देख लें आप लोग, क्योंकि सब वीडियो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर वाइज हिस्ट्री या फिर आपका संविधान हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो यदि आप लोग शुरू से क्यों पढ़ते हैं, शुरू से क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों को, क्योंकि इससे क्या होता है, सब एक दूसरे से लिंक रहता है। और जब पहले वाली चीज़ फिर से मिलती है, 2 बार मिलती है, 3 बार मिलती है, तो फिर आप लोग को याद होते हुए चली जाती है। और यदि आप लोग शुरू से नहीं पढ़े रहेंगे तो वही चीज़ दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में मिलेगी, आप लोगों के लिए नई लगेगी। लेकिन यदि आप लोग शुरू से पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को एक बार याद रहेगा, फिर आपको चाहे 3 बार, 4 बार, 5 बार मिल जाए
तो वो चीज़ कभी भूलती नहीं है। तो ये आप लोगों को मिल चुका है और हम आप लोगों को बताए भी हैं। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। निम्न में से क्या आर्यों के बारे में सही नहीं है? तो आपका इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। हम आप लोगों को इसके पहले बताए थे, फिर से बता रहे हैं कि आपका जो सिंधु सभ्यता था, इसके पहले सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। जो सिंधु सभ्यता था या हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहीं कहीं बोलते हैं, ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही फेमस है। तो जो आपका सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता था, ये नगरीय सभ्यता थी। हमेशा याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूज हो जाते हो इसमें आप लोग। ये आपकी नगरीय सभ्यता थी और जहाँ पे आपका वैदिक सभ्यता आ जाए, चाहे वो ऋग्वैदिक हो चाहे आपका उत्तर वैदिक हो, बस वैदिक मिल जाए आप लोगों को तो आपका ग्रामीण, ठीक है। तो ग्रामीण आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही है। आर्य नगर में निवास करते थे, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत ही पूछा है, सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका सही था। तो इसमें आपका लगाएंगे डी वाला। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, आर्यों को इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो चलिए बताएं आप लोग भी। यही छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में और हम लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ते समय स्किप कर देते हैं और एग्ज़ाम में गलती करके चले आते हैं, फिर बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा? इसमें आपका तंबाकू से परिचित नहीं थे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं 2-3 बुक से मिलाकर सम्मिलित किए गए हैं, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसे आप लोग यदि बता सकते हैं तो बताएं। ये वाला सही है कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका दोस्तों शुल्ब सूत्र, ठीक है। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, बाकी ये सब वैदिक गणित से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद में वैदिक युग के बारे में सूचना मिलती है? तो ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो किस वेद से वैदिक युग के बारे में सूचना मिलती है? तो आपका ऋग्वेद होगा, ठीक है। इसका नाम भी देखिए यहाँ पर डिवाइड करके रखा गया, वैदिक युग को, वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे, ना याद हो फिर भी लगा सकते हैं, ये आपका गलत होने वाला नहीं है। और दोस्तों आपका जो क्लास है इसमें जीके जीएस हो या फिर रीजनिंग हो की तैयारी करवाई जाती है, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अभी तो लेखपाल की वैकेंसी आई नहीं है, फिर भी जो एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी का चल रहा है, सभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाया जाता है। और जीके जीएस का चैप्टर वाइज भी क्लास चल रहा है। यदि आप लोग ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बेहतरीन तरीके से क्लियर किया गया है, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या हर नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई आप लोगों का चालू रहेगा, जारी रहेगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए व्यवसाय में हम लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो बताएं इसमें क्या था? इनका व्यवसाय क्या था? तो चलिए अब हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है कृषि, ऑप्शन बी दिया पशुपालन, ऑप्शन सी दिया शिक्षा, ऑप्शन डी दिया व्यापार। तो इसमें आपका पशुपालन सही रहेगा, ठीक है। पशु पालते थे। आगे आपका है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यदि पता हो आप लोग बताएं। संगीत का इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो क्या सही रहेगा दोस्तों इसमें आपका सामवेद सही रहेगा, ऑप्शन डी सही है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन सा सही है? यदि बता सकते हैं तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो कौन सा सही है दोस्तों? मनु।
मन को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। आगे आपका है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के कुछ मंडल ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मान लीजिए तीसरे मंडल हो गए, तीसरा मंडल। उसके बाद आपका आता है चौथा मंडल भी महत्वपूर्ण है, चौथे को स्किप कर देते हैं, बताया नहीं जाता, लेकिन चौथा भी महत्वपूर्ण आपका है। फिर सातवां भी आपका महत्वपूर्ण है, फिर आठवां भी कुछ महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर नौवां महत्वपूर्ण है, फिर आपका 10वां महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, फिलहाल वैसे मोटा मोटा जान लेते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त अर्थात पुरुष सूक्त का वर्णन आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या है पुरुष सूक्त, तो उसको जान लेते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से माना जाता है 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से ब्राह्मण, ठीक है, जानते रहिए जो बुक में दिया, पूछता भी कभी कभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्रम वाइज हम बताए हैं, उतना आप लोग सेट कर लेना किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्रम वाइज सब बताए हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं सारा मंडल हम बताएं, आप लोगों को समझाए, तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे तो बना देंगे। उसके बाद आपका है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, चलिए हम बताते हैं पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 18 मानी जाती है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। आगे आपका था वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे, आप बताएंगे। किसकी उपासना करते थे, प्रकृति की। ठीक है, वैसे सबसे शक्तिशाली देवता जो वैदिक युग में माना जाता है, लेकिन माना क्या जाता है, बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था इंद्र को, ये भी जानते रहिए। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बदल जाते हैं देवता, ठीक है। इसी तरह इसमें बदलता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है ये, तो आप लोग बस ये जान लीजिए, इसमें ऑप्शन ये सही है, प्रकृति। उसके बाद आपका आता है अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, यदि आप लोग को पता हो तो बताएं। तो कहाँ से लिया गया, ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आप लोग ओम सुने होंगे, ओम सब लोग जानते होंगे। आप लोग बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद तो सब लोग को पता है, सब लोग जानते हैं। आप लोग का एक होमवर्क है, ओम कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एक उपनिषद से लिया गया, उस उपनिषद का नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे आपका है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, राजस्थान, यूपी, गुजरात। तो बताएं आप लोग आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो चलिए हम बताते हैं, पंजाब में बसे थे। ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी बताई गई है। तो 1/6 थी, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, विधि पर आधारित है, योग पर आधारित है या दर्शन पर आधारित है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का आपका क्लास समाप्त होता है दोस्तों, और ऐसे ही बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।